जय हिंद। आज मेरे साथ देवांश मोहन द्विवेदी जी हैं, जो कि यूपीएससी 2024 के को इन्होंने क्वालिफाई किया। और इससे पहले आप मैं आईआरएस में थे, हाँ आईआरएस में था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू में। सर्विस में। तो देवांश मोहन जी, जी, प्रयागराज जनजागरण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि देखिए, ये यूपीएससी क्वालिफाई करना, कहते हैं ना कि जन्म जन्मांतर का एक कड़ी मेहनत। तो जन्म जन्मांतर कहने के लिए एक शब्द है ये, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करके। और कई लाख जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ गिने चुने चुनिंदे देवांश मोहन जैसे लोग जो है क्वालिफाई करते हैं। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे। आज बातें मैं कम करूंगा, अभी ज़्यादा कर रहा हूँ। आज देवांश मोहन जी ज़्यादा बातें करेंगे और यूपीएससी क्वालिफाई करने की सारी रणनीति, पूरी स्ट्रेटेजी हम बात करेंगे, क्या क्या करना है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। आपका 4th अटेम्प्ट? जी जी। तो देवांश मोहन जी, इससे पहले आप जो रेवेन्यू की जो सर्विस कर रहे थे, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। रेवेन्यू सर्विसेज मुझे 2023 का जो परीक्षा थी उसके द्वारा अलॉट हुआ था। जी तो मैंने ज्वाइन किया था। भारतीय जी। राजस्व सेवा अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है, जैसा जी, आप लोग सब लोग जानते होंगे बिल्कुल। उसके बारे में। तो मैं आईआरएस में भी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, एक आईआरएस इनकम टैक्स होता है और एक आईआरएस कस्टम्स एंड जीएसटी होता है। जी तो मैं आईआरएस कस्टम्स में था। जी। तो इसकी ट्रेनिंग पाला समुद्रम में चल रही थी, जिसको मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। जी। तो आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई हाँ। वो कहाँ से कैसे कैसे हुई? पढ़ाई मेरा सारा एजुकेशन प्रयागराज से ही हुआ। यहीं से? हाँ हाँ इसी घर से? हाँ, इसी घर से। हम देवांश मोहन जी के घर में बैठे हुए हैं। मैंने बेथनी कॉन्वेंट स्कूल से अपना हाई स्कूल और इंटर किया। वाह। उसके बाद फिर मैंने यहीं एक निजी संस्थान यूनाइटेड कॉलेज से बीटेक किया। जी फिर मेरा 3rd ईयर में जब मैं रहा होऊंगा, तब मैंने थोड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, जी। जब ये डिसाइड करने का समय आ गया कि अब करियर में किस तरफ मुड़ना है, हाँ। तब समझ में आया कि अच्छा, सिविल सर्विसेज भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये आपने खुद सोचा या किसी कोई मोटिवेशन था आपका? देखिए, पहले क्या था कि जैसा जिस इलाके से हम लोग आते हैं, यहाँ पे सिविल सर्विसेज का कल्चर तो होता ही है। हाँ। यूपी, बिहार, इन सब बिल्कुल, जगहों पे, बिल्कुल। खासतौर से पूर्वांचल में जी। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद भी यही दिए जाते हैं कि कलेक्टर हो जा। तो बचपन में जो हम लोग अपने दादाजी के, परदादाजी के पैर छूते थे, हाँ। तो उनसे आशीर्वाद भी यही मिलता था। जी। तो उस समय कलेक्टर हो जा का मतलब नहीं समझ में आता था, लगता था कुछ बड़ी चीज़ होती हाँ होगी। हाँ। बट जब चीज़ों को सब समझना शुरू किया, जब समझ डेवलप हुई, तब पता लगा कि हाँ, ऐसी एक कोई चीज़ होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके द्वारा आप देश की सेवा एक प्रकार से कर सकते हैं। जी तो 3rd ईयर में आकर के जब मैंने चूज़ करने का समय आया कि किस तरफ अपने करियर की दिशा को मोड़ना है, जी। तब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया, सिलेबस देखा, लोगों से बात की। तब मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरे एप्टीट्यूड के लिए ये करियर बेस्ट रहेगा। तब मैंने वहाँ से डिसीजन लिया। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि लोग आमतौर पर कहीं, अरे कई घंटा पढ़ा थी, तो वो क्या है? घंटे मेरे हिसाब से मायने नहीं रखते हैं। देखिए, आप किताब खोल करके आप 24 घंटे बैठे रहिए और आप कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, उससे गेन नहीं कर रहे हैं, जी तो उससे कोई मतलब नहीं है। घंटों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उन घंटों में कितना आउटपुट निकाल रहे हैं। जी। कोई व्यक्ति है जो 4 घंटे पढ़ करके 8 घंटे का आउटपुट निकाल लेता है। कोई व्यक्ति है जो 12-14 घंटे पढ़ता है, वो 2 घंटे का भी आउटपुट नहीं निकाल पाता है। तो घंटे एक एक लिमिट तक मैटर करते हैं। अगर आप 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, एग्ज़ाम पास आता है तो आदमी खींचता भी है, 12 घंटे, 14 घंटे भी ले जाता है, बट वो एक आध महीने के लिए होता है। जैसे अगर 1 महीने में अगर मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं 12 घंटे, 14 घंटे मजबूरन पढ़ूंगा, क्योंकि वो दबाव रहेगा, वो प्रेशर रहेगा परफॉर्म करने का। जी। लेकिन घंटे अगर आप जानना ही चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे, लेकिन उन 8 घंटों में सिर्फ आपकी खालिस पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं उस टाइम पे आप कर रहे होंगे। जी। आपने बोला कि आप ट्रेनिंग कर रहे थे, वो छोड़ करके यूपीएससी की दोबारा से तैयारी की। हाँ हाँ। तो मैंने ट्रेनिंग से छुट्टी ले ली थी। ट्रेनिंग पे अलाउड नहीं होता एग्ज़ाम लिखना। जी। तो मैं गया, ज्वाइन किया और हमें 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। अच्छा। तो मैंने एक्सटेंशन ले लिया था दोबारा से परीक्षा देने के लिए। जी। जी। तो ये जो पूरी रणनीति है इसकी, हाँ आपने कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाई किया? हाँ। देखिए, रणनीति में ये है कि पहले सिलेबस को देखा, सिलेबस को क्या क्या सिलेबस में? हाँ, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अब आप मैं साइंस का स्टूडेंट था। अच्छा। मेरे लिए अचानक से स्विच करना, बायो या बीटेक कर PCM? रहा था तो मैं पीसीएम का स्टूडेंट था। हाँ। तो अचानक से इस पे स्विच करना, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट लगभग जी। ह्यूमैनिटीज़ के हैं। अच्छा। मतलब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो जी। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम आ जाती है। जी। तो सिलेबस को देख करके समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ।
तो मुझे समझ में चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जी। बहुत फैसिनेटिंग लगी कि पॉलिटी में किस तरह से हमारा देश वर्क करता है, ज्योग्राफी हमारे देश की क्या है, हमारे देश की हिस्ट्री क्या रही है। जी। तब जब मैंने पढ़ा, फिर एक दो लोगों से बात किया, कुछ टॉपर्स की वीडियोस ऑनलाइन देखी, उन्होंने कैसे, जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल को किसी और ने किया था जिससे मुझे मदद मिली। बिल्कुल। तो वो देखा, हाँ। उन चीज़ों से फिर शॉर्टलिस्ट किया कि मेरे लिए इसमें से क्या चीज़ें सूटेबल है जो मुझे करनी चाहिए। अच्छा। तब एक प्रॉपर प्लान बना करके फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। पहला क्वेश्चन ये कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, वही जैसा मैंने कहा कि सिलेबस आपका गाइडिंग लाइट है। जी। आप कहीं भी जाते हैं, आप मैप लेकर के जाते हैं, आपको जी। पता होता है रास्ता हमें कहाँ जाना है, वो सिलेबस आपका मैप है। हम्म, तो उस मैप से आप देखिए कि सिलेबस वेल डिफाइंड है यूपीएससी का। जी। जैसा लोग कहते हैं कि आपको दुनिया में सब कुछ पढ़ना है, हाँ। वैसा कुछ नहीं है। सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है। हम्म, अगर आप सिलेबस देखते हैं, पुराने प्रश्न पत्र देखते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक बता पाना कठिन है कि आपको ये पढ़ना है, ये छोड़ देना है। जी। जब आप खुद से उस चीज़ को करेंगे, वो एक्सरसाइज एक बार करेंगे, तो आपको खुद एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा जी। कि मुझे ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, ये मेरे काम की चीज़ नहीं, ये मेरे काम की चीज़ है। जी। तो वो वहाँ से आएगा। तो आपने ये जो बताया कि क्या नहीं पढ़ना, उसी में ये भी छुपा है कि क्या पढ़ना है। हाँ, बिल्कुल, वो तो है ही है, वो आपका मैप है, वो बताता ही आपको क्या पढ़ना है। जी। तो अगर मैं कहूँ कि जो अब तैयारी करने वाले लोग, हम्म, हालांकि प्रयागराज तो गढ़ है। यूपीएससी वालों का गढ़ माना जाता, तो बीच में कमजोर पड़ गया, लेकिन अब जो अब आपने एक देवांश मोहन द्विवेदी जी और जो शक्ति दुबे हाँ। रैंक 1, आप लोगों ने फिर से यहाँ की ऊर्जा को बढ़ा दिया है धन्यवाद, धन्यवाद। है ना? तो ये सिर्फ आपकी उपलब्धि नहीं है, यहाँ के पूरे प्रयागराज वासियों की, और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये बताइए सबसे कठिन दौर कौन था आपका इस देखिए, पूरी तैयारी में? तैयारी में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। जब पहला प्रयास दिया उसमें नहीं हुआ तो एक बार थोड़ा सा मन में लगता है कि यार क्या कमी रह गई, क्यों नहीं हो रहा है। जी। तो एक बार आदमी थोड़ा सा डाउन होता है, बट उस डाउन फेज में भी हमें ध्यान रखना है कि समय है, समय चक्र की तरह चलता है। एक समय कभी बुरा आता है, कभी अच्छा आता है, बट जब आपका डाउन फेज आता है तो आपको ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है कि आगे चल के अच्छा समय भी आएगा, हमें मेहनत करते रहना है। जी। तो बुरा समय, ऐसा कुछ बहुत बुरा समय तो नहीं देखा ईश्वर की कृपा से, हाँ। लेकिन ये रहा कि हाँ, थोड़ा उस समय लगता कभी है। ऐसा नहीं आया कि नहीं यार अब कुछ ज़्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि अब जब एक बार मन में बना लिया था कि ये करना है तो फिर उस तरफ निकल पड़े थे, तो पीछे नहीं देखा कभी क्या बात है। कि दोबारा कुछ और करना है या ये कर लेते हैं। डाउट्स एक दो बार मन में आते थे, लेकिन जब मेरा ये क्लियर था कि मुझे यही करना है, हाँ। तब मैंने कभी दूसरी सेकंड थॉट दिमाग में नहीं आने दिया। आजकल हमने देखा कि बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो बीटेक किए हुए हैं या बायो पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और वो अच्छे अच्छे पदों पर है, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में भी चले गए। तो आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो इस पूरी तैयारी के दौरान क्या ये नहीं लग रहा था कि हिस्ट्री पढ़ना, बाकी चीज़ें पढ़ना आपको दिक्कत हो रही है, या ये हमें? देखिए, हिस्ट्री वगैरह स्कूल में तो पढ़ा ही हुआ था। जी। यूपीएससी अपने सिलेबस में खुद कहता है कि आपको एक ऐसा नॉलेज रखना है जो एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन को होना चाहिए। जी। तो पढ़ते समय क्योंकि इंटरेस्ट था, जब पढ़ना शुरू किया, शुरू में तो सिलेबस देख के थोड़ा कठिन लगा कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को हैं, 22-24 सब्जेक्ट पढ़ने को हैं, सब कुछ एंड टू एंड कैसे होगा। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया, और जब इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया तो पढ़ने में मज़ा आने लगा। जी। तो फिर वो कभी ऐसी कठिनाई नहीं लगी उसको पढ़ने में। जी। एक आम आदमी जो होता है, हाँ, हमने देखा कि उसको ये लगता है कि जो आईएएस है, जो बड़ा अधिकारी है, वो बैठा है ऑफिस में, तो उसको सिर्फ ऑफिस के बारे में पता है लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है, उसको एक एक चीज़ के बारे में पता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इन्हें एक जो प्रैक्टिकल होता है, किन किन चीज़ों का, मतलब ये सारी चीज़ें कि आपको जैसे इन्वायरमेंट के बारे में, दुनिया के बारे में, आपकी नदियों के बारे में, समाज के बारे में, हमारी जो सामाजिक जो रचना है उसके बारे में, हमारी जो खेती है, जो कृषि है, उसके बारे में, मतलब इस किस प्रकार से आदमी को अपने माइंड सेट को किस प्रकार से डेवलपमेंट करना चाहिए? देखिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। जी। हम कभी यूनिडायमेंशनल होने के लिए बने ही नहीं थे। हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है जी। जो इतनी सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए बना हुआ है। जी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों के बारे में अवगत रहना सबकी जिम्मेदारी है। जी। सबको पता होना चाहिए कि दुनिया, देश में क्या चल रहा है, जी। क्योंकि भारत देखिए कृषि प्रधान देश है। हमारा अन्न कहाँ से आता है? खाना तो बेसिक नेसेसिटी है, जी। तो कृषि के बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी, डेली हम पैसों का एक्सचेंज करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। देश में किस प्रकार से राज्य व्यवस्था चल रही है, वो भी पता होना चाहिए। तो आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बस ये होता है कि जब आप तैयारी में आ जाते हैं तो आपको चीज़ों थोड़ा इन डेप्थ में पढ़नी होती है,
थोड़ा उसके बारे में विश्लेषण अधिक करना पड़ता है। जी। तो ये है। बाकी देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जो डिज़ाइन किया जाता है, जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से किया जाता है। जी। अब कल को आप किसी ग्रुप ए की सर्विस में, ये मतलब इस सर्विस के थ्रू आप जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप की पोस्ट पे बैठेंगे, बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई तरह की चीज़ें प्रोसेस करने का आपके दिमाग की क्षमता होनी चाहिए। वही एग्ज़ाम टेस्ट करता है, इसीलिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम इतना रिगरस होता है। तो आपकी वो देवांश मोहन कैपेबिलिटी। जी, प्रयागराज जन जागरण को आपने इतना समय दिया, मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग इससे सीखेंगे, मोटिवेट होंगे। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने पूछने के लिए मैं भूल गया, और अगले इंटरव्यू में क्या जानना चाहते हैं आप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवांश मोहन जी, थैंक यू सो मच। ओके।